हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेशन। तो बच्चों, पिछले माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेशन में हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाले चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया था। तो आज के सेशन में हम उसके बाद वाले चैप्टर, उसके बाद वाले टॉपिक पे जाएंगे। उसका बाद वाला टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। बड़े बड़े टॉपिक्स को समझने से पहले छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है। तो इस चैप्टर में हम उन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को पकड़ेंगे और समझेंगे कौन से चीजें कहाँ कहाँ अप्लाई और यूज होंगी। तो आइए कॉपी किताब निकालिए, एक नया चैप्टर एक नए सेशन में शुरू करते हैं। चलिए, तो बच्चों आज का पहला टॉपिक है, पहला कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी को इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोला जाता है। डोमेस्टिक टेरिटरी को इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोला जा सकता है। क्या होता है डोमेस्टिक टेरिटरी? डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम के अकाउंटिंग पर्पज से डोमेस्टिक टेरिटरी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इन लेमैन्स लैंग्वेज, लेमैन के लैंग्वेज में डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल लोकेशन, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल लोकेशन, फ्रंटियर्स या फिर बाउंड्रीज को बोला जाता है डोमेस्टिक टेरिटरी। However, for the purpose of national income accounting, it is used in a wider sense. नेशनल इनकम अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से इसको वाइडर सेंस में यूज किया जाता है। जियोपॉलिटिकल, किसी भी कंट्री के जियोपॉलिटिकल बाउंड्रीज को इकोनॉमिक टेरिटरी बोला जाएगा, इकोनॉमिक बाउंड्री बोला जाएगा। डोमेस्टिक टेरिटरी में कुछ और चीजें भी आती हैं, जैसे शिप्स एंड एयरक्राफ्ट क्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। नॉर्मल, किसी भी इकोनॉमिक टेरिटरी में, किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी में किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा जो शिप्स और एयरक्राफ्ट्स ओन्ड किए जाते हैं वो भी सारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं। अब आप पूछोगे सर नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होता है? वो इसी सेशन में थोड़ा आगे आपको पता चलेगा कि नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है। Fishing vessels, oil and natural gas rigs and floating platforms operated by the resident of a country in the international waters while they have exclusive rights of the operation. ऑयल एंड नेचुरल गैस का जो भी रिग्स होता है, जो भी प्लेटफॉर्म्स होता है जहां पे ऑयल एंड नेचुरल गैस हम माइन करके निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो सारी जगह किसी भी कंट्री का, वो सारी जगह डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आती है। तीसरा, किसी भी कंट्री का एम्बेसी, कंसुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये सारी चीजें जो अब्रॉड में सेटल्ड है, जो अब्रॉड में सेटल्ड है, मतलब एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी किसी और कंट्री में है, इंडिया का एम्बेसी अलग अलग कंट्रीज में है, तो वो जितने भी कंट्रीज में इंडिया का एम्बेसी है वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है, वो इंडिया की जगह है, वो इंडिया का इकोनॉमिक टेरिटरी है, वो इंडिया के जियोपॉलिटिकल लोकेशन की बाउंड्री में आता है। तो इसीलिए हमने क्या समझा अभी तक? हमने ये समझा बच्चों कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है नेशनल इनकम अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है इट इज अ जियोपॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री। कंट्री के जियोपॉलिटिकल फ्रंटियर्स को हम डोमेस्टिक टेरिटरी बोलेंगे। और क्या क्या हो सकता है? अपने नॉर्मल रेसिडेंट, हमारे कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट के हाथों जो भी शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड और ऑपरेटेड होते हैं वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में जाएंगे। फिर आता है जितने भी फिशिंग वेसल्स और ऑयल एंड नेचुरल गैस के प्लेटफॉर्म्स और रिग्स होते हैं, जो जहां पे भी हम मतलब ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, किसी भी कंट्री के रेसिडेंट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, इंटरनेशनल वाटर्स पे भी इसको एक्सक्लूसिव राइट्स मिलता है, उसको भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर डालेंगे। तीसरा, किसी भी कंट्री का एम्बेसी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किसी और कंट्री में अगर होता है वो भी अपने होम कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी में आएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बच्चों, आगे इस सेशन को और आगे लेके चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मल रेसिडेंट्स। नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होता है? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन who ordinarily resides in that country and whose center of economic interest also lies in that country। एक इंडिविजुअल या फिर एक इंस्टीट्यूशन जो ऑर्डिनरली एक ही कंट्री में रहता है, एक ही कंट्री में खाता है, एक ही कंट्री में अपना सारा इकोनॉमिकल काम करता है, उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट बोलेंगे। मतलब कोई एक इंसान, सोचो इंडिया का एग्जांपल ले लो, कोई इंसान, मैं इंडिया में रहता हूँ, ऑर्डिनरली मैं इंडिया में रहता हूँ, इंडिया का हूँ, और इंडिया में मेरा प्लेस ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया है, मतलब मैं पैसा भी इंडिया में ही कमाता हूँ, रहता हूँ, पैसा भी कमाता हूँ और पैसे को खर्च भी इंडिया में ही करता हूँ, तो मैं इंडिया का सिटीजन, नॉर्मल रेसिडेंट या फिर सिटीजन बन गया।
अब आगे मैं आपको इसके बाद समझाऊंगा कि सिटीजनशिप के बीच में क्या डिफरेंस है और रेसिडेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, वो नेक्स्ट वाले टॉपिक में देखेंगे। लेकिन अभी इतना समझ लो कि नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री मतलब एक इंडिविजुअल या फिर एक इंस्टीट्यूशन जो एक कंट्री में रहता है और उसका सेंटर मतलब सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब पैसा भी उसी कंट्री से वो कमाता है और खर्च भी वो उसी कंट्री में नॉर्मली करता है, तो उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट बोलेंगे। अब हम देखेंगे सर नॉर्मल रेसिडेंट किस किस को नहीं बोला जा सकता, किन लोगों को हम नॉर्मल रेसिडेंट नहीं बोल सकते। पहला है फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर। अब कोई बाहर वाला इंडिया में घूमने आता है, कोई यूएस से आता है, कोई नेपाल से आता है, कोई भूटान से आता है, कई अलग अलग देशों से हमारे देश में लोग घूमने आते हैं, तो उनको क्या हम अपने देश का नॉर्मल रेसिडेंट बोल सकते हैं? नहीं, वो कुछ दिन के लिए आ रहे हैं, हमारी जगह को देख रहे हैं, घूम रहे हैं, विजिट कर रहे हैं और वापस अपने घर चले जा रहे हैं, तो जहां से वो आए हैं वो है वहां के नॉर्मल रेसिडेंट है वो। तो इसीलिए फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन नॉर्मल रेसिडेंट्स की लिस्ट में। दूसरा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि WHO हो गया, UNO हो गया, इन ये जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारे के सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स में नहीं जाएंगे। वो इंडिविजुअल अथॉरिटी है उनका, वो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है उनका, जो सारे देशों से अलग है। फिर तीसरा, क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स। जितने के सारे सीजनल वर्कर्स हैं या फिर फॉरेन वेसल में जो क्रू मेंबर काम कर रहे हैं, उन सबको भी हम ये नहीं बोल सकते कि वो नॉर्मल रेसिडेंट है। क्यों? क्योंकि सीजनल वर्कर्स हैं, एक सीजन में हमारे कंट्री में आते हैं, काम करते हैं, काम खत्म करने के बाद अपने घर चले जाते हैं, तो जहां पे उनका घर है, जहां से वो आए हैं काम करने के लिए, वो उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट बनेंगे, ना कि हमारे कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट बनेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों के साथ और सेशन को लाइक करिएगा जरूर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। मतलब ये कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे कंट्री के अलग अलग देशों में एम्बेसीज हैं। एम्बेसीज क्यों है? क्योंकि जहां पे अलग अलग देशों में हमारे कंट्री के बहुत सारे लोग भी होते हैं और फॉरेन डिप्लोमेट्स के बीच में अगर हमारे देश में और उनके देश में कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई कम्यूट हुआ, कोई पैसेंजर का कोई ट्रांसफर होने का काम हुआ, कि कोई भी छोटा मोटा काम हो गया, तो वो हमारे देश के लोग या फिर बाहर के देश के लोग हमारे देश के साथ कांटेक्ट करेंगे, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनता है एम्बेसी। तो अगर हमारे इंडियन एम्बेसी में, इमेजिन करो ये यूएस में हमारा इंडियन एम्बेसी है और हमारे इंडियन एम्बेसी में अगर कोई मतलब इंडियन एम्बेसी का एक ऑफिस है, उस ऑफिस में कोई यूएस वाला आके काम करता है, तो क्या वो यूएस वाला इंसान हमारे इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट बन पाएगा? नहीं। लेकिन आप तो बोलोगे सर वो तो इंडिया के ऑफिस में काम कर रहा है। हाँ, कर रहा है इंडिया के ऑफिस में काम, लेकिन इंडिया का ऑफिस जो है वो इंडिया में नहीं है, यूएस में है। तो इसलिए यूएस के लोकल लोगों को वहां पे नौकरी देना जरूरी है वहां से, क्योंकि इंडिया के लोग तो वहां जाके नौकरी नहीं कर सकते ना, हम लोग वहां के ह्यूमन रिसोर्स को लेंगे, वहां के ह्यूमन रिसोर्स को एम्प्लॉय करेंगे, रिक्रूट करेंगे। तो इसलिए अगर वो हमारे ऑफिस में आके काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स बन जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, बॉर्डर वर्कर्स। बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो बॉर्डर के पास रहते हैं और बॉर्डर का इस पार या फिर उस पार का कोई छोटा मोटा काम कर देते हैं। तो इसीलिए अगर उन वर्कर्स को, वो यहाँ पे भी वही सीजनल वर्कर्स वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, वर्कर्स जहां के हैं, जहां पे रिसाइड करते हैं, वहां का वो नॉर्मल रेसिडेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड पाकिस्तान या फिर इंडिया एंड बांग्लादेश, दोनों एक बॉर्डर मतलब इंडिया और बांग्लादेश या फिर इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करते हैं। तो कभी कभी बांग्लादेश वाले लोग इंडिया में आके काम कर देते हैं, कभी कभी इंडिया वाले लोग बांग्लादेश में जाके काम कर देते हैं। तो इंडिया वाले लोग बांग्लादेश में जाके काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंडिया वाले लोग अगर बांग्लादेश में काम करेंगे तो वो बांग्लादेश के नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएंगे। नहीं, तो इंडिया जहां से वो बिलोंग करते हैं वहां कहीं वो नॉर्मल रेसिडेंट बनेंगे। आई होप बच्चों आपको नॉर्मल रेसिडेंट और नॉर्मल रेसिडेंट में कौन कौन नहीं आते हैं वो समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट, आज के सेशन का लास्ट टॉपिक देखते हैं और फिर इस सेशन को एंड करते हैं। नेक्स्ट वाले सेशन में और इंटरेस्टिंग चीजें और आगे लेके चलेंगे। चलिए बच्चों बोर्ड साफ करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। तो बच्चों आज का तीसरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप। सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप के बीच में क्या डिफरेंस है वो इस टोटल टॉपिक में हम समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि सिटीजनशिप क्या होता है। बच्चों सिटीजनशिप का मतलब होता है कि एक लीगल टर्म है, एक लीगल कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ। कहाँ पे इंसान पैदा होता है उसी को लेके उस कंट्री का सिटीजन वो बनता है। मतलब समझते हैं मतलब क्या लिखा है डेफिनेशन में। इट इज बेसिकली लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ द पर्सन
और सम लीगल प्रोविजन अलाउइंग अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजन। या तो वो उस कंट्री में पैदा होगा और पैदा होते ही ऑटोमेटिकली उसका सिटीजन बन जाएगा, या फिर उस कंट्री के लॉ के हिसाब से वो अप्लाई करेगा और अप्लाई करने के बाद प्रोविजन के हिसाब से उसको सिटीजनशिप दे दिया जाएगा। तो या तो वो खुद पैदा होता है एक कंट्री में जहां पे वो ऑटोमेटिक सिटीजन बन जाता है, या फिर वो अप्लाई करेगा और लॉ अगर उसको वो जगह देगा, वो सिटीजनशिप का वैल्यू देगा, तो वो सिटीजन बन सकता है। It means Indian legal provision allowing it means Indian citizenship can arise in two way। अब इंडिया के बारे में समझते हैं। इंडिया में सिटीजन बनने का दो रास्ता है। पहला रास्ता, when a person is born in India he acquires automatic citizenship of the country। थोड़ी देर पहले मैंने बोला अभी, अगर इंडिया में मैं खुद पैदा हुआ हूं तो मैं पैदा होते ही मैं ऑटोमेटिक इंडिया का सिटीजन बन गया। दूसरा, ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया, बाहर, इंडिया के बाहर पैदा होता है, लेकिन इंडिया में अप्लाई करता है सिटीजनशिप के लिए, और इंडियन लॉ उसको अलाउ करता है कि वो इंडियन सिटीजन अपने आप को बोल सकता है, या फिर इंडियन सिटीजनशिप अप्लाई मतलब अलाउ किया जाता है उसको। तो क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि सिटीजनशिप एक इंसान को तभी मिलेगा जब वो एक कंट्री में पैदा होगा, या फिर अगर पैदा नहीं हुआ है, कहीं बाहर का है, तो वो अप्लाई करता है और उस कंट्री का लॉ उसको अलाउ करता है। दिस इज सिटीजनशिप। अब आगे चलते हैं। अब आता है रेसिडेंटशिप, मतलब नॉर्मल रेसिडेंट कैसे बन सकते हो। दो रास्ते। पहला, इट इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक, ये लीगल कॉन्सेप्ट है, प्लेस ऑफ बर्थ को लेके लीगल कॉन्सेप्ट है, ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट आएगा, पैसा कमाने का रास्ता आता है यहाँ पे। देखो कैसे, इट इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ पर्सन। एक इंसान पैसा कहाँ कमाता है, एक इंसान किस कंट्री में पैसा कमाता है, इसलिए उसको इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बोला जाएगा। दूसरा, एन इंडिविजुअल इज ए नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। एक इंसान को एक कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट तब बोला जा सकता है जब वो ऑर्डिनरीली एक कंट्री में मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज्यादा अगर उस इंसान ने उस कंट्री में बिताए हैं, और दूसरा उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब वो पैसा भी उसी कंट्री से कमाता है, तो उसको बोला जाएगा, तो मतलब वो उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएगा। एक एग्जांपल से समझाता हूं और इजीली समझ जाओगे। ये तो डेफिनेशन था, आपके दिमाग में थोड़ा सा इधर उधर हो रहा होगा। समझो, अगर कोई चाइनीज इंसान है जिसका पैदाइश चाइनीज है, मतलब वो पैदा चाइना में हुआ था, लेकिन वो इंडिया में आके 2 साल से काम कर रहा है और पैसा कमा रहा है, अपना पूरा इकोनॉमिक सेंटर वो इंडिया पे डाल के रखा है, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट बनेगा, लेकिन चाइना का सिटीजन बनेगा। समझ रहे हो बच्चों मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? वो एक चाइना का इंसान अगर इंडिया में आके 1 साल से ज्यादा का पीरियड यहाँ पे बिता रहा है और पैसा कमा रहा है, तो वो इस कंट्री का मतलब इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट बनेगा और चाइना का सिटीजन बनेगा। वैसे ही अगर इंडिया का कोई इंसान चाइना में जाके नौकरी करता है, तो चाइना में वो पैसा कमाता है, 1 साल से ज्यादा वहां पे रह रहा है, तो वो इंसान इंडिया का सिटीजन है लेकिन चाइना का नॉर्मल रेसिडेंट है। क्यों? क्योंकि वो उसका इकोनॉमिक सेंटर उसने चाइना में बिल्ड किया है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया। तो एक इंसान एक कंट्री का सिटीजन एंड एक कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट दोनों एट द सेम टाइम हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं इंडिया का सिटीजन भी हो सकता हूं, किसी और कंट्री में जाके काम करके वहां का नॉर्मल रेसिडेंट भी हो सकता हूं। तो एक इंसान एक टाइम पे दोनों चीजें हो सकता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया है। आज का सेशन हमने छोटा रखा है, जिसमें हमने 3 टॉपिक शुरू किए। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में समझा, छोटे छोटे 3 टॉपिक्स को समझा। धीरे धीरे चैप्टर को और आगे लेके जाएंगे, नेक्स्ट सेशन में और इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे। अभी के लिए आप मैंने जो टॉपिक्स पढ़ा है उन टॉपिक्स का नोट्स ले लेना। उन टॉपिक्स का नोट्स अगर आपको चाहिए पीडीएफ के फॉर्मेट पे, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए 7854031375। इस नंबर पे अगर आप मुझे मैसेज करते हो व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भेज दूंगा। उसमें माइंड मैप्स होते हैं, फ्लो चार्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम पे स्वयं मिशन ऑफिशियल के नाम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वहां पे मैं 1 मिनट सेशन डालता रहता हूँ, जिसमें कि आपके सिलेबस का क्विक रिविजन के लिए आपको बहुत ईजी हो जाएगा। और जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं उन टॉपिक को एक बार वापस वीडियो देख के रिवाइज करना। अगले सेशन के लिए ये पूरे टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। चलिए बच्चों, अपना खुद का केयर रखना। अगले सेशन में मिलेंगे, अगले सेशन में टॉपिक को और चैप्टर को और आगे लेके जाएंगे। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर।